वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जावेद हुसैन साहब, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जहाँ पर किसी मुआहदा होने या फिर मुज़ाकरात की बात हो, उसको सबोताश करने, इस तरह के मुसलसल हमले जो है वो इसराइल की जानिब से हो रहे हैं। जब जोहरी अफसूदगी का मामला था वो मामला भी जो है वो ख़त्म होने वाला था, मुज़ाकरात उस पर चल रहे थे, इसके बावजूद ईरान पर हमला कर दिया गया। अब जो है वो गजा जंगबंदी के ऊपर मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और ये भी मौक़िफ़ हमास का है कि जिस इमारत पे हमला किया गया वहाँ पर हमास रहनुमा गौर कर रहे थे जो अमरीकी तजवीज़ इस जंगबंदी के लिए हैं। तो इसका तो मतलब यही है सर कि एक जो तासुर ये दिया जा रहा है कि नेतन्याहू तब तक हैं जब तक जंग मौजूद है, जंग ख़त्म, नेतन्याहू ख़त्म। से आपकी बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू की जो ख्वाहिश और उसके इरादे हैं वो तो यही है कि ताकत के बलबूते पे फ़लस्तीन का, गज़ा का और फिर फ़लस्तीन का मसले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसराइल की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। चाहे उसमें फ़लस्तीनियों के हक़ मारा जाए, गज़ा के लोगों की शहादत हो जाए, इनको ममालिक को जो बेशुमार जानी और माली नुकसान हो, वो उनको कोई उसकी परवाह नहीं है, इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है। तो ये अपने मकासद पे बिल्कुल वो लगता नज़र आ रहा है कि वो चल रहे हैं और वो समझता है कि इस जंग में ही जिसके साथ वो अपने अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है, वो समझता है कि इसराइल की खैर खाई और इसराइल का भला, इसराइल के इंटरेस्ट हैं उसी में ही पोशीदा हैं। इसलिए तो ये मेरा ख्याल में, मेरी तो असेसमेंट ये है कि नेतन्याहू विल कंटिन्यू ऑन दिस कोर्स until and unless अमेरिका डिसाइड्स टू चेक हिम। और अभी कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि वो अमेरिका को इतना बड़ा स्टेप लेगा कि जिससे इसराइल को इस किस्म के एग्रेसिव एक्शन से रोका जाए। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक हैं और उन्होंने कोई सिवाय एक वो जो क्या कहते हैं एक रस्मी किस्म की स्टेटमेंट्स देने के अलावा और कोई एक्शन लिया ना एक्शन लेने का उनका इरादा लगता है। और फिर उनके जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे तो बाकी इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना या पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले अच्छा जाहिद साहब, इस टॉपिक पे फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है यही बात जावेद हुसैन साहब भी कर रहे हैं कि एक फाइनल स्टेप जो है वो लेना ज़रूरी है। 52 ममालिक का जो इत्तेहाद बनाया गया था अभी तक मजम्मत जारी है, अब तो मरम्मत का जो है वो सूरत हाल पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता। देखिए, बात सही है कि अगर देखा जाए तो इंटरनेट जो रायमा है दुनिया की, वो बहुत ज़्यादा जो है इस जंग के ख़िलाफ़ और इजराइल की जो पॉलिसी रही है जारियत की, उसके ख़िलाफ़ बनती जा रही है। और इसी की वजह से आप देखें कि 145 मुल्क 193 ममालिक से 145 ममालिक ने ये तय किया है कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास होगा वहाँ पे फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करेगा। लेकिन ये सब सही है, लेकिन उसके असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। एक तरफ तो ये है कि जहाँ पे कि इजराइल जो है वो किसी कानून को किसी उसको नहीं मानता है और नहीं जो है किसी यूनाइटेड नेशन की। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका साथ है। अब इसमें ज़रा देखें जाके, ये अमेरिका की जंग है। मैं समझता हूँ कि ये इसको अलहदा करना कोई सही नहीं होगा। अगर अमेरिका की पैटर्न, अमेरिका को अगर आपको याद होगा कि पिछले साल, सिर्फ पिछले एक साल में जो है 2024 में, उसमें $24 बिलियन के हथियार जो है इजराइल को मिले थे। इससे पहले कभी भी अमेरिका ने इतनी किसी की भी इतनी इसमें नहीं की थी। दूसरी एक और बात भी आती है कि यहाँ पे इजलास हो रहा है यूनाइटेड नेशन का, और जो फ़लस्तीन के सदर हैं और जो अहदेदार हैं उनको वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। अब मसला ये आता है कि अच्छा उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी आ जाइए। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ठीक है, बहुत से ममालिक ने जैसे फ्रांस हुए, डेनमार्क हुए, नॉर्वे हुए, स्पेन हुए, उन्होंने कहा है कि हम तस्लीम करेंगे। और नॉर्वे और स्पेन ने तो पहले भी एक अलग रियासत के तौर पर आयरलैंड ने तस्लीम किया है। लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो खुद बरतानिया का एक मैं मिसाल था, कल मैं उसका बयान पढ़ रहा था, ये जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का स्टैमर का, तो वो जो है उन्होंने बताया कि दोनों फरीकों से कहा है कि वो जो है डी-एस्केलेट करें, रिस्ट्रेन दिखाएं। अब मसला ये आता है कि पहले तो इस बात को तय किया जाए ना कि हमलावर कौन था।
अब रिस्ट्रेन क्या मतलब, आप वही बात कह रहे हैं कि कतर को भी कि आप रिस्ट्रेन करें। एक मुल्क पे हमला होता है और उसको ये आप कहते हैं, उसको कंडेमनेशन किसी ने नहीं किए। वाज़े तौर पे किसी ने इजराइल के हमले को जिस तरह से कंडेम करना चाहिए वो नहीं किया है। अब मसला ये आता है कि इसी चीज़ों को जो है, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक सा लगता यही है कि इजराइल आइसोलेट हो रहा है, लेकिन अब अमली कदम कहीं से भी नहीं उठ रहा है। इसी वजह से आप देखें कि जो कुछ करना चाह रहा है इजराइल वो कर रहा है। अब तो यहाँ तक बात तो बहुत ही कि वो चाहता ये है कि गाजा से पूरा इनखला हो जाए, और इस तरह से हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं तो उससे तो साफ जाहिर होता है। अब वही बात तो उन्होंने कह दी है कि वहाँ पे अब मुस्तकिल एक ऑक्यूपेशन में रखेंगे गाजा को। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि पहले मैंने कभी देखा है कि इतनी बेहिसी कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी। और सबसे ज़्यादा जो है मुझे तो इस बात पे है अरब अमान यूएई जिसके ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, उसने अब तक उसके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए थे। इजिप्ट के जो है जो इंटेलिजेंस के दरमियान इजराइल और उसके दरमियान अभी तक राब्ते मौजूद है। जॉर्डन जो है वहाँ पे जो क्या कहते हैं, इजराइल की तैयारे जो जाते हैं वो जॉर्डन से ही होके जाते हैं। और उससे बाद एक और बात भी आती है कि एक्टिवली भी वो इजराइल की सपोर्ट इस हद तक करता है कि जब ईरान ने जवाबी हमला किया था तो ड्रोन्स को जो है करने के लिए उसको गिराने के लिए वो जॉर्डन ने भी अपना एक दिया था। वहीं से जो है आपके जो अटैक हुए थे यमन पे दूसरी जगहों से, तो बरतानिया फ्रांस के बरतानिया के जहाज वहीं से उड़ते थे। अब मसला ये आता है कि जब ये सूरत हाल हो तो फिर ये कहना कि जो है इजराइल पे कोई दबाव होगा, मैं ख्याल नहीं, कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है जावेद हुसैन साहब, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कहीं ना कहीं आलमी ताकतों की भी जो है वो दोहरी पॉलिसी है। एक जानिब उनकी निगाह जो है वो बिल्कुल बंद है, एक जानिब जो है उन्होंने बड़ी शेर की निगाह रखी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि एक मिसाल देता चलूँ कि रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर सदर ज़ेलेंस्की को जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाकर जो है वो ये तक कह दिया था कि आप जो है वो आलमी जंग के खतरात से खेल रहे हैं। लेकिन यही सूरत हाल नेतन्याहू के लिए नहीं दिखती। ये मामला काफ़ी तशवीशनाक है आलमी ताकतों के लिए खुद भी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इजराइल जो है वो वेस्टर्न मिलिट्री आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के हार्ट इन द मिडल ईस्ट के बिल्कुल दिल में, जैसे मिलिट्री आउटपोस्ट है अमेरिका की और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की। और वो किसी सूरत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इसराइल को कोई नुकसान पहुंचे या उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि ये रस्मी किस्म की स्टेटमेंट्स इशू की हैं कुछ ममालिक ने, और अमेरिका ने तो वो भी नहीं किया इस हमले को कंडेम करने के लिए जो कतर पे किया है और इजराइल ने। और इससे पहले भी जो इजराइल ने बड़े एग्रेसिव किस्म के स्टेप्स लिए हैं, दूसरे ममालिक पे हमले किए हैं। हाल ही में कभी किसी मगरबी मुल्क से उसके ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से कंडेमनेशन की हो, और अमेरिका ने ट्रम्प साहब के ज़माने में तो बिल्कुल ही इसके सिवा कोई बयान देने से गुरेज किया है। तो उसकी वजह यही है कि ये इजराइल वेस्टर्न क्रिएशन है, उन्होंने क्रिएट किया है और वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वही इसके पीछे हैं। और हमें इसलिए कोई खाम ख्याली नहीं रखनी चाहिए, कोई इस भरोसे पे नहीं रहना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका ख़ास तौर पे वैसा स्टेप लेगा कि जिसमें इसराइल या नेतन्याहू को इस किस्म के एक्शन से रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर और सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद कुछ बात होगी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं और कराची के अंदर भी हालात इस हवाले से बिल्कुल भी सही नहीं है। मेयर कराची ने भी वाज़े तौर पर इस सूरत हाल को कंट्रोल करना जो है वो चैलेंजिंग करार दे दिया। एक ब्रेक के बाद बात होगी, कुछ अपडेट्स लेंगे कि आया शहरों के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।